एक हेल्थ से जुड़ा आज हमारा टॉपिक है वो पिक करते हैं और वो है कि निमोनिया ज़्यादातर बच्चों को क्यों होता है। बिलखुसूस न्यू बॉर्न से लेके 5 साल की उम्र तक बच्चों को निमोनिया ज़्यादा होता है। बड़ों वालिदैन को भी हो परेशान जाता होते है हैं, वैसे। बड़ों को हो जाता है बट हाँ, ज़्यादा बच्चों को चूँकि हो रहा है, तो ज़्यादा हम बच्चों आज को। बच्चों की बात करना चाह रहे हैं बट बड़ों की बात भी इंशाल्लाह करेंगे। और जब बात बच्चों की हो रही है, चूँकि अगर पहला बच्चा है आपका और उसे निमोनिया, तो आप पेरेंट्स को पता ही नहीं ना आप करना क्या है। एक तो ये कि अलामत क्या होगी, कैसे मालूम हो कि निमोनिया हो चुका है, क्योंकि टोटके भी किए जा रहे होते हैं। अच्छा जी, इसको पैनाडोल दे दी जाए या ब्रूफिन दे दी जाए। तो बुखार हो या फॉर दैट मैटर निमोनिया, अलामात क्या हैं, क्या करना चाहिए, थोड़ी गाइडेंस आज हम देते हैं पेरेंट्स को, हाँ। बिलखुसूस जब पहली पहली बार वो इनकाउंटर करें सिचुएशन से। वी हैव विद अस डॉक्टर जुनैद जहांगीर साहब, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपकी? खैरियत से? डॉक्टर साहब की जी आवाज़ जी सर अब आ रही है। जी। सर, सबसे पहले जानना चाह रहे हैं कि क्या हम दुरुस्त कह रहे हैं कि निमोनिया ज़्यादातर जो है वो न्यू बॉर्न से लेके 5 साल की उम्र के बच्चों को हो रहा है और होता है? जी जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ओवरऑल निमोनिया जितने भी बच्चे हैं उनमें कॉमन है, और बिलखुसूस जो न्यू बॉर्न्स होते हैं, जो छोटे बच्चे हैं, खुसूसन 1 साल से कम उम्र बच्चों में इसकी शरह ज़्यादा है, क्योंकि उनकी अच्छा। इम्यूनिटी कम होती है। तो बड़े बच्चों की निस्बत उनका निमोनिया से मुतासिर होने का चांस ज़्यादा होता है। अच्छा सर, क्या इसमें ऐसा होता है कि अगर बच्चे सर्दियों में पैदा हो रहे हैं, यानी अगर सितंबर के बाद बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनको उनका चांस ज़्यादा है, या वो बर्दाश्त कर पाते हैं? क्योंकि हम कहते हैं ना कि पहली सर्दी बड़ी मुश्किल है। वो पहली सर्दी किसकी मुश्किल है, वो जो कि सर्दी में ही पैदा हो रहा है उसकी, या वो जो कि हुआ तो गर्मी में पैदा है लेकिन अगले 3 4 5 महीने बाद जब सर्दी आई तो उसने उसकी है तो पहली सर्दी, तो ज़्यादा किसको अफेक्ट कर रहा है या कि सबको करता है? जी, देखें, सर्दी चाहे वो बच्चा सर्दियों में पैदा हुआ है या वो फर्स्ट सर्दी का सीजन फेस कर रहा है, दोनों ही चांस है कि ज्यादा अफेक्टेड होंगे। एक्चुअली ओके। होता ये है कि जो नमूनिया के जरासीम है वो सर्दी में ज्यादा अफजाइश पाते हैं, और कोल्ड, इट कोल्ड इज अ ट्रिगर ऑफ नमूनिया। तो यही वजह है कि हमें सर्दियों में नमूनिया ज्यादा नजर आता है। अच्छा हालांकि डॉक्टर साहब, जरासीम सर्दी के जो है अलावा इसके बाकी मौसम में भी होते हैं, लेकिन सर्दियों में उनकी शरह ज्यादा हो जाती है। और नमूनिया, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इट इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड एंड स्पेशली इन पाकिस्तान। सही डॉक्टर साहब, सर्दी के अलावा कौन से फैक्टर्स होते हैं जो निमोनिया को ट्रिगर करते हैं? अगर बाकी मौसमों में होता है तो क्यों होता है, और उसके अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? कैसे पता चलता है कि छोटे बच्चे को अब निमोनिया हो गया है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। बच्चों में जब नमूनिया होता है तो उन्हें एक तो खांसी शुरू हो जाती है, दूसरा सांस लेने में मुश्किल होती है, तीसरा उनकी फीड लेना कम शुरू कर देते हैं, बुखार होता है साथ। ये इसकी इब्तदाई अलामात हैं। अब नमूनिया की कौन कौन से और फैक्टर्स हैं सर्दी के अलावा? उनमें सबसे बड़ा ये है कि जो लैक ऑफ मदर फीडिंग है, आजकल जो है वो मदर फीड का ट्रेंड बहुत कम हो गया है। उससे नमूनिया की जो शरह है वो बढ़ गई है, क्योंकि मदर फीड एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जो वो बच्चे जो मदर फीड नहीं लेते उनमें नमूनिया का चांस ज्यादा है। उसके अलावा जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उन सबको नमूनिया के हिफाजती टीके लगवाए जाते हैं। जो गवर्नमेंट का एक स्केड्यूल है उसमें नमूनिया के हिफाजती टीके शामिल हैं। अगर किसी वजह से कोई बच्चा या पेरेंट्स, जो एंटी वैक्सीनेशन लोग भी होते हैं, जो वैक्सीनेशन पे बिलीव नहीं करते और वैक्सीनेशन नहीं करवाते, तब भी नमूनिया की शरह बढ़ जाती है। उसके अलावा जो पॉवर्टी है, लैक ऑफ फैसिलिटीज हैं, लैक ऑफ ट्रेन स्टाफ है। लेट सपोज एक बच्चे को नमूनिया हुआ और वो किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी में गया, बट वहां पर उसको प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं थी, प्रॉपर टाइम पे पिक नहीं किया गया, वो बिगड़ गया। या पेरेंट्स ने प्रॉपर टाइम पे डॉक्टर को नहीं दिखाया, उन्हें समझ ही नहीं आई कि ये नमूनिया, वो वैसे उसको समझ रहे हैं कि ये नजला जुकाम है, बस इसका नाक बंद है, ठीक हो जाएगा। बाजुकात वो टोटके कर रहे होते हैं, कोई कहवा दे रहा होता है, कोई जोशांदा दे रहा होता है, कोई घर में और जो बुजुर्ग होते हैं वो अपने टोटके बता रहे होते हैं, रेमेडीज बता रहे होते हैं। और अल्टीमेटली होता क्या है कि बच्चा नमूनिया से सिक हो जाता है और वो सीरियस हो जाता है, अल्टीमेटली आईसीयू में जाना पड़ जाता है, ऑक्सीजन लग जाती है, और फिर बहुत से मौकों पे बच्चों की डेथ्स भी हो जाती हैं। सर, अलार्म कब बजता है पेरेंट्स के लिए कि अच्छा ये जो नॉर्मल नज़ला ज़ुकाम खांसी वो नहीं है, दिस इज़ समथिंग एल्स, और अभी हमें डॉक्टर के पास जाना है और किसी हेल्थ केयर सेटअप में लेकर जाना है बच्चे को? वो क्या साइन होता है पहला? देखिए, जो पहला साइन है वो जो आम नजले जुकाम से नमूनिया को डिफ्रेंशिएट करता है वो ये है कि नमूनिया में खांसी के साथ साथ बच्चे को सांस लेने में मुश्किल पेश आती है, जबकि ठीक है। सिंपल नजला जुकाम में
सांस लेने में मुश्किल नहीं होती। बच्चे को नजला जुकाम जरूर होता है, लेकिन वो सांस आराम से कंफर्टेबली ले रहा होता है। अगर आपके बच्चे को खांसी के साथ सांस लेने में मुश्किल है, तो दैट इज द फर्स्ट साइन ऑफ निमोनिया, और दैट शुड बी पिक्ड एट एन अर्ली टाइम, एंड आपको फौरन से डॉक्टर को रुजू कर लेना चाहिए, रादर देन गिविंग योर ओन टोटकास। और डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये मोस्ट कॉमन रीज़न है जो छोटे बच्चों की डेथ्स होती हैं, उसकी रीज़न क्या होती है? ये निमोनिया इतना लीथल क्यों हो जाता है? अनट्रीटेड हो तब होता है, बच्चों की इम्यूनिटी वीक हो तब होता है, ट्रीटमेंट ठीक ना हो तब होता है, क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं? देखिए, बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया इम्यूनिटी का। हमेशा निमोनिया से उन्हीं बच्चों की डेथ्स होती है जिनकी अपनी इम्यूनिटी कम होती है, या वो किसी और डिजीज का शिकार होते हैं। लेट्स सपोज एक बच्चे को पैदाइशी तौर पे हार्ट डिजीज है, अब उसको जब निमोनिया होगा तो वो बहुत सीवियर होगा। लेट्स सपोज एक बच्चे को ऑलरेडी रीनल फेलियर है, उसकी किडनी सही काम नहीं कर रहे, अब उसको अगर निमोनिया होगा तो बहुत सीवियर होगा। सो एक तो वो बच्चे जो ऑलरेडी किसी बीमारी, किसी और बीमारी का शिकार हैं, अब अगर उन्हें निमोनिया हो गया तो उनको बहुत सीवियर होगा। दूसरा, किसी भी रीजन की वजह से अगर बच्चे की इम्यूनिटी कम है तो उसको जो निमोनिया होगा बहुत सीवियर होगा। तीसरा, जो आपने भी पॉइंट आउट किया कि अगर किसी वजह से वो अनट्रीटेड रह गए या देर से ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई है, या जो जो सिविरिटी है निमोनिया की वो इतनी ज्यादा है कि ट्रीटमेंट के बावजूद वो काबू नहीं हो सकी, तो अल्टीमेटली इन ऑल दीज केसेस पेशेंट विल लैंड इनटू आईसीयू, पेशेंट विल लैंड ऑन टू वेंटिलेटर, और इवेंचुअली फिर उनकी डेथ्स हो जाती है, क्योंकि इन्फेक्शन इतना बढ़ चुका होता है कि उसने बाकी ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व कर लिया होता है। अच्छा सर, नॉर्मली हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को अगर सांस में दुश्वारी आए तो हम नॉर्मल सेलाइन से न्यूबलाइज करते हैं। अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि हर घर में ही न्यूबलाइज़र होता है, और हम जनरली सर्दियों में तो बच्चों को डेली बेसिस पे न्यूबलाइज कर रहे होते हैं। ज़रा सी तबीयत ख़राब हो या फॉर दैट मैटर खांसी है, नज़ला है या सांस में दुश्वारी, नॉर्मल सेलाइन से न्यूबलाइज करते हैं। क्या ये दुरुस्त प्रैक्टिस होती है? जी बिल्कुल, नॉर्मल सेलाइन इज वेरी इफेक्टिव एज फार एज प्रॉब्लम इज लेस। अगर जस्ट नाक बंद है, ये जस्ट कॉमन कोल्ड है। कॉमन कोल्ड वो होता है जो अक्सर बच्चों को होता है, एक घर में किसी और को हुआ, गला खराब हुआ, नजला हुआ, उससे बच्चे ने ले लिया, दैट्स कॉल्ड कॉमन कोल्ड। सिंपल फ्लू, सो सिंपल फ्लू में, नोज ब्लॉक में, कॉमन कोल्ड में, या इवन वायरल इन्फेक्शन में जो आप नेबुलाइज करें, दैट्स एब्सोल्युटली सेफ, इज वेरी गुड, और उसका कोई नुकसान नहीं है, और इट विल बी हेल्पिंग। बट अगर निमोनिया है तो निमोनिया में सिंपल नॉर्मल सलाइन विल नॉट हेल्प यू अनलेस एंड अनटिल यू गॉट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। जब तक नहीं मिलेगी तब तक निमोनिया को सिंपल नॉर्मल सलाइन ठीक नहीं करेगा। ठीक, अच्छा सर, क्या नेबुलाइज करना बेहतर है या फिर स्टीम देना बेहतर है? क्योंकि फ्लड इफेक्टेड एरियाज में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि निमोनिया का शिकार हैं, या जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, उनकी इम्यूनिटी ज़ाहिर है वीक होगी। अभी वो ऐसा इलाका है जहाँ पे खुराक की किल्लत है। उन बच्चों को स्टीम करना, मेरा ख्याल स्टीम देना पॉसिबल होगा, लेकिन उनको नेबुलाइज करना शायद पॉसिबल ना हो, क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर है लोगों के पास ना तो सलाइन अवेलेबल होगा इजीली, और ना ही उनके पास कोई नेबुलाइजर होगा। नेबुलाइजर होगा, एग्जैक्टली। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जी जी, इफेक्टिव तो नेबुलाइजर है, क्योंकि नेबुलाइजर एक बाकायदा मशीन है, उससे एक प्रेशर जनरेट होता है, एक प्रॉपर तरीके से भाप बनती है और ऊपर जाती है। अगर किसी ऐसे एरिया में नेबुलाइजर अवेलेबल नहीं है या नॉर्मल सलाइन अवेलेबल नहीं है, तो वो स्टीम से, सिंपल स्टीम से भी काम ले सकते हैं। सिंपल स्टीम में बस आपने एहतियात ये करनी होती है कि उस स्टीम को इतने फासले पे रखें कि बच्चा जल ना जाए। अगर आप उसको बहुत करीब रखेंगे तो उससे जलने का भी खतरा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो हॉट वाटर की एक स्टीम है। तो अगर नेबुलाइजर है दैट्स बेटर, अगर नेबुलाइजर नहीं है तो स्टीम विल आल्सो वर्क। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने बहुत अच्छा कहा कि उसमें एहतियात ज़्यादा करनी पड़ती है, और हम जनरली अब देखते हैं कि डॉक्टर्स खुद भी कहते हैं कि ट्राई करें कि स्टीम ना हो, न्यूबलाइजर हो, बिकॉज ज़ाहिर है ऐसे बहुत से पेशेंट्स, ऐसे बहुत से बच्चे क्रिटिकल हालत में फिर पहुंचते हैं अस्पताल, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चा है साथ, अपने वो रखती देगची पानी गर्म करके और वो गिर सकता है पानी, बच्चे का हाथ लग सकता है, बहुत ख़तरनाक होता है। इसलिए रिकमेंड ये किया जाता है कि पहली कोशिश करें न्यूबलाइजर। अगर स्टीम देनी ही है तो बहुत दूर, यानी बहुत करीब ना रखें, थोड़ी दूर रखें और बहुत एहतियात के साथ करें। सर एक बात और भी, इससे पहले जो कि हम न्यूबलाइजर की बात करें, हम ये देखते हैं कि घर में अगर 2-3 बच्चे हैं, कजन्स भी हैं, जॉइंट फैमिली भी है, एक न्यूबलाइजर और सब इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इससे इन्फेक्शन एक दूसरे में ट्रांसफर होता है? नेबुलाइजर आप बेशक एक ही रखें, लेकिन मास्क अपने अपने रखें। आगे जो किट मिलती है वो आसानी से उतर जाती है, 100-150 रुपए की वो किट मिल जाती है, वो हर बच्चे की अपनी रख लें। नेबुलाइजर बेशक एक ही यूज करें, कोई इशू नहीं है।
ठीक है। और सर न्यूबलाइजर के अलावा आपने जो कहा ना कि अगर नमूनिया है और वो ज़रा अनट्रीटेड है, जो कि एंटीबायोटिक्स नहीं थी, तो चीज़ें ख़राब होती चली जाएंगी। एंटीबायोटिक ये लाजिम है सर बच्चे के लिए? बिकॉज हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि हम 1 साल के 2 साल के बच्चों को इतने ज़्यादा एंटीबायोटिक्स के कोर्स करा चुके होते हैं कि आइंदा आने वाली ज़िंदगी में उनकी इम्यूनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ इस तरीके से होती है कि वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, उनके जो माइक्रोब्स हैं। तो 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा अगर निमोनिया है तो एंटीबायोटिक मस्ट है सर? ये क्या इंटरनेशनल प्रैक्टिस है? बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं इसका थोड़ा सा आपसे टाइम लूंगा, इसका जवाब जरा तफसील से देना चाहता हूँ। देखें, हर चीज का अच्छा यूज भी है, बुरा यूज भी है। यही YouTube लोग अपनी एजुकेशनल वीडियोस के लिए यूज करते हैं, यही YouTube जो है उसमें हर तरह की खराबात भी हैं। अब एक गन है, एक सिक्योरिटी वाला अगर वो गन यूज करता है तो वो उसको दुरुस्त जगह पर जब यूज करेगा तो बहुत फायदा होगा, अगर गलत जगह पे यूज करेगा तो उल्टा नुकसान हो जाएगा। सो इट्स जस्ट लाइक दिस, एंटीबायोटिक इज अ लाइफ सेविंग ड्रग। अगर डॉक्टर दुरुस्त जगह पर दुरुस्त वक्त में उसको इस्तेमाल करेगा, दुरुस्त डोज में, तो इंतहाई फायदा होगा। अगर गैर जरूरी इस्तेमाल करेगा, अब सिंपल फ्लू में कोई जरूरत नहीं है एंटीबायोटिक की। जैसे एक बच्चे का नोज ब्लॉक है, कोई जरूरत नहीं है एंटीबायोटिक की। वायरल इन्फेक्शन है, कोई जरूरत नहीं है एंटीबायोटिक की। बट अगर नमूनिया है या कोई और सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और अगर आपने बर वक्त एंटीबायोटिक यूज नहीं की तो आप डिजास्टर करेंगे, ब्लंडर करेंगे और अल्टीमेटली बच्चा खराब हो जाएगा और सिक हो जाएगा। सो इट्स not the antibiotic which is bad, it is the exact and rational use of antibiotic which is important. रैशनल यूज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बात की कि एंटीबायोटिक अगर लाइफ सेविंग ड्रग के तौर पे काम कर रही है, उसका सही इस्तेमाल, पूरा इस्तेमाल भी ज़रूरी है। और शेब बच्चा क्योंकि डिपेंडेंट होता है अपने पेरेंट्स पे, बड़ों पे, तो बड़ा ज़रूरी होता है बच्चे की ज़िंदगी की, उसकी सिक्योरिटी के हाथ से उसकी सेहत को ठीक रखने की जिम्मेदारी पेरेंट्स पे होती है कि अगर खुदा न खास्ता कोई भी कोताही होगी वालिदैन के एंड से तो उसका खमियाजा बच्चे को भुगतना पड़ेगा।